सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। अगर आप एम पी टेट ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं, क्योंकि आपको मैं आज यूनिट 19 का द काबुली वाला बाय रविन्द्रनाथ टैगोर पढ़ाने जा रहा हूँ। या दोस्तों, ये द काबुली वाला एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि हमारे प्यारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई है। तो इस स्टोरी को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम कुछ रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हमारे में सिलेबस में जो यूनिट 20 है उसमें बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में पूछी जा सकती हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा कवर कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है लेखक के बारे में जानना, राइटर के बारे में जानना, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बर्थ के बारे में अगर देखें तो इनका बर्थ 7 मई 1861 7th ऑफ मई 1861 को कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था, जिसको अभी कैलकाटा कहा जाता है इंडिया का। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि 7th ऑफ मई 1861 को इनका बर्थ हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। ये भी बात आपको याद रखनी है। फैमिली के बारे में बात करें तो फ्रॉम द प्रोमिनेंट टैगोर फैमिली डीपली इन्वॉल्व इन द बंगाल रेनेसेंस। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? तो टैगोर फैमिली में, बहुत फेमस इनके पिताजी, मतलब बहुत ही रिच फैमिली में इनकी बर्थ हुई थी। बहुत ही अच्छे खासा इनका घर में जो है एजुकेशन का माहौल था, बहुत ही पढ़े लिखे लोग थे। तो ये चीज़ इनकी खासियत थी कि इनके घर में बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस लोग रहते, मतलब लग्जूरियस लाइफ जीते थे इनके घर वाले। काफ़ी पैसा था इनके फैमिली में, पैसे की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। फादर की बात करें तो देवेंद्रनाथ टैगोर एक फिलोसफर एंड लीडर ऑफ ब्रह्मो समाज के लीडर और फिलोसफर थे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इनके पिताजी का नाम पूछ सकता है या फिर उनका प्रोफेशन। ज़्यादातर चांस है कि इनके पिताजी के बारे में नहीं पूछेगा, बट स्टिल अगर आपको एक लेवल आगे बढ़ के रहना है, हर बच्चे से आपको एक लेवल आगे रहना है, ठीक है, तो इसलिए आपको ये भी नाम याद रखना चाहिए। देवेंद्रनाथ टैगोर याद रहेगा वैसे भी। लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस इससे आएंगे। ठीक है, अ प्रोलिफिक राइटर, मतलब बहुत तगड़े लेखक, पोएट भी रहे, नॉवेलिस्ट भी रहे, प्ले राइटर भी रहे, एसेइस्ट भी रहे और म्यूजिक कंपोजर भी रहे। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ये अगर पूछ दे कि कंपोजर, तो आप भूल ना जाओ कि जो है तो रविन्द्रनाथ टैगोर तो कंपोजर थे ही नहीं। ये भी आपको याद रखना है कि वो एक कंपोजर भी थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इनके कुछ की वर्क्स के बारे में देखते हैं। ये आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो या स्टार लगा लो। ठीक है, की वर्क्स की बात करें तो गीतांजलि बहुत ही ज़्यादा इनका फेमस, बहुत ही ज़्यादा है। सॉन्ग ऑफरिंग्स हैं इसमें, क्या है, सॉन्ग से भरा हुआ है ये। फॉर विच ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, क्या मिला था इनको? नोबेल प्राइज रिसीव किया था इन्होंने लिटरेचर में। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट काबुली वाला, इसको तो हम पढ़ने ही वाले हैं। रीनोड शॉर्ट स्टोरी, बहुत फेमस है ये भी इनकी शॉर्ट स्टोरी, और मुझे जहाँ तक याद है क्लास 7 या 8 में हमने काबुली वाला पढ़ी हुई है। आप चेक करके बताना अगर आपको याद हो कमेंट में। हिंदी में, इंग्लिश में, किसी एक सब्जेक्ट में थी काबुली वाला। ठीक है, तो बहुत छोटी सी स्टोरी थी, ये हम थोड़ा इसमें बड़ी पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे। द गार्डनर और होम एंड द वर्ल्ड, ये भी बहुत इनके रेनोन्ड काम हैं, इनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, ही रिवॉल्यूशनलाइज्ड बंगाली लिटरेचर इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोज एंड वर्स फॉर्म्स। इन्होंने कई प्रकार की नई नई प्रोज और वर्सेस के फॉर्म्स निकाले और जो है बंगाली लिटरेचर में एक रिवॉल्यूशन लाया। ठीक है, बात करें म्यूजिक लेगेसी की तो कंपोज्ड न्यूमरस सॉन्ग्स, बहुत सारे सॉन्ग्स, न्यूमरस मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में इन्होंने गानों की कंपोजिशन भी की है। नोन एज रविंद्र संगीत, जिसको क्या कहा जाता है? रविंद्र, याद रखना है आपको इनकी कंपोजिशंस को क्या कहा जाता है? तो रविंद्र संगीत कहा जाता है। ठीक है, आप भूल नहीं सकते इन चीज़ों को, ये मिस करने लायक चीज़ नहीं है। ठीक है, कंपोज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन आ सकता है कि हु कंपोज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। हालांकि ये क्वेश्चन सबको पता है। ठीक है, कोई बच्चा ऐसा नहीं जिसको नहीं पता। अगर नहीं पता तो भाई साहब 3 थप्पड़ी, 3 स्लैप्स मेरे तरफ से अपने आप को मार लो, क्योंकि अगर आप इस लेवल पे हो और आपने प्री क्वालिफाई हुआ है और आपको ये नहीं पता तो अब याद कर लो। ठीक है, जन गण मन कंपोज किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। एंड बांग्लादेश के जो अमर सोनार बांग्ला की जो नेशनल एंथम है वो भी इन्होंने, ये तो आपको पता होगा जनगण मन किसने किया, लेकिन अमर सोनार बांग्ला करके आ सकता है कि जो बांग्लादेश की नेशनल एंथम है उसको किसने किया है? तो उसको भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही किया है, याद रखना है आपको। ठीक है, भूलना नहीं है। चलिए आगे देखते हैं।
एजुकेशनल फिलॉसफी के बारे में देखें तो इन्होंने क्या क्या फाउंड किया है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी इन शांति निकेतन, प्रमोटिंग अ होलिस्टिक एंड नेचर बेस्ड एजुकेशन। इस जो यूनिवर्सिटी थी विश्व भारती यूनिवर्सिटी, इसमें जो जिस प्रकार की पढ़ाई होती थी उसमें व्यक्ति के पूरे सिर्फ उसके एजुकेशनल चीज़ों को पर फोकस नहीं किया जाता था, बल्कि उनका कंप्लीट ओवरऑल डेवलपमेंट करने के बारे में उसमें बात होती थी। ऐसा नहीं कि उसको किस प्रकार से व्यक्ति को पढ़ाना सिखा दिया जाए और डिग्री ले भागे, ऐसा नहीं। उसको बोलना कैसे है, उसको रहना कैसे है, उसको उठना कैसे है, उसको बैठना कैसे है, सभी प्रकार की चीज़ों को उन बच्चों को सिखाया जाता था। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट देखते हैं, हिज एजुकेशनल फिलॉसफी एम्फेसाइज्ड क्रिएटिविटी, फ्रीडम एंड इंटरनेशनलिज्म। देखिए, इनकी जो एजुकेशन फिलॉसफी थी उसने क्रिएटिविटी को, लोगों को एक लिबर्टी दी कि जाओ आप क्रिएट करके लाओ, आप अपना खुद कुछ विचार सोचो, किसी दूसरे का सुन करके उसकी नकल मत करो, न्यू थॉट्स क्रिएट करो। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी क्रिएटिविटी। जनरली बच्चों को स्कूलों में ये चीज़ नहीं सिखाई जाती जो कि सिखाई जानी चाहिए। अगर रविन्द्रनाथ टैगोर से मुझे क्वेश्चन बनाना होता तो मैं सबसे पहले नोबेल प्राइज़ कब मिला, किस काम के लिए मिला, ये क्वेश्चन पूछता। तो किस काम के लिए मिला था, तो गीतांजलि के लिए मिला था। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, ठीक है, आपको भूलना नहीं है। देन कब मिला था, अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 1913। याद रखना है कब मिला था, 1913 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू रिसीव दिस ऑनर। किसी भी नॉन यूरोपियन को, मतलब ऐसा आदमी जो यूरोप से बाहर का है, सबसे पहले ऐसे आदमी बने थे जिसको क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में। याद रखनी है, ये बात भूलना नहीं है। नेशनलिज्म एंड सोशल रिफॉर्म। इनका क्या योगदान रहा देश को आज़ाद कराने में और समाज को बदलने में। प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट। देश को आज़ाद कराने में इनका बहुत ही सिग्निफिकेंट मतलब होता है इम्पॉर्टेंट रोल रहा। कैसा रोल रहा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहा। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी चाहिए। रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैसेकर इन 1990। इनको एक क्या दिया गया था, नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, मतलब इनको नाइटहुड बोला जाता था। इसको उन्होंने रिनाउंस कर दिया था, मतलब वापस लौटा दिया था जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। आपको पता होगा 1919 में, जहाँ पर जनरल डायर ने बहुत सारे निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी, निर्मम लोगों की गोली चलाकर। तो उसके बाद इन्होंने अपना जो नाइटहुड का टाइटल है उसको क्या कर दिया था, रिनाउंस कर दिया था, वापस कर दिया था। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है हर हाल में। लास्ट पॉइंट है डेथ। इनकी डेथ कब हुई, तो डाइड ऑन अगस्त 7, 1941। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इनकी बर्थ कब हुई थी, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इनकी बर्थ कब हुई थी बिना ऊपर देखे। और डेथ याद रखिएगा 7 अगस्त 1941। किसी भी प्रकार से आपको ये दोनों डेट्स बोले ना, क्योंकि ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं यूनिट 20 के लिए भी आपके। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग चलेंगे अपनी समरी पे, द काबुलीवाला की स्टोरी पे। क्या है इस लेसन की समरी, ठीक है, आपको भूलना नहीं है, बने रहिए। रविंद्रनाथ टैगोर्स काबुलीवाला is a poignant short story that explores the unexpected bonds of affection that transcends cultural and social barriers। जो काबुलीवाला स्टोरी है ये आप सभी को पता है कि एक छोटी बच्ची के प्यार के ऊपर है। ठीक है, बच्ची की पिक्चर कैसे बनाते हैं उससे ज़्यादा अच्छी नहीं बनती, शायद यही होगी। तो एक छोटी बच्ची का कैसे उसका फादर है कैसे उससे बहुत प्यार करता है। ठीक है, इसके बारे में ये जो स्टोरी है काबुलीवाला वो सराउंड करती है। ठीक है, अब वो कैसे होती है ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। कहाँ सेट है ये स्टोरी, सेट इन कैलकाटा। इट डेल्व्स इनटू द टेंडर रिलेशनशिप बिटवीन अ यंग बंगाली गर्ल मिनी एंड अ पॉस्टून ड्राई फ्रूट सेलर अब्दुर रहमान। ये नाम आपको याद रखना है कि काबुलीवाले का नाम क्या था, तो अब्दुर रहमान नाम था। और किसके साथ इसकी रिलेशनशिप की कहानी, प्यार की, मिनी जो छोटी बच्ची है, मिनी छोटी बच्ची है, वो इसकी बच्ची नहीं है, अब्दुर रहमान की बच्ची नहीं है, वो किसकी बच्ची है अभी हम लोग आगे देखेंगे। एक राइटर थे उनकी बच्ची है। तो ये जो कहानी है किसके रिलेशनशिप के रिवॉल्व करती है, मिनी और अब्दुर रहमान का जो एफेक्शन है दोनों के बीच में, एफेक्शनली नोन एज काबुलीवाला। क्या अब्दुर रहमान को किस नाम से जाना जाएगा, काबुलीवाला से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द स्टोरी अनफोल्ड्स थ्रू द आइज ऑफ मिनीज फादर। स्टोरी किसके द्वारा अनफोल्ड होती है, किसके द्वारा बताई गई है, मिनी के फादर के द्वारा।
अ राइटर। कौन है मिनी के फादर? अ राइटर। क्वेश्चन आ सकता है कि जो जिनके द्वारा कहानी बताई जा रही है या मिनी के फादर का प्रोफेशन क्या था, तो ही वॉज अ राइटर। हु नरेट्स द टेल, जो कि कहानी को, टेल यानी स्टोरी को बता रहे हैं, नरेट कर रहे हैं। Minnie, a vivacious and talkative 5-year-old, is constantly chattering, filling the house with her innocent questions of observations. विवेसियस मतलब होता है बहुत ज़्यादा बोलने वाली, टॉकेटिव लड़की है, 5 साल की बच्ची है, बहुत बोलती है, मतलब बोल बोल के अपने माता पिता का कान पका देने वाली लड़की है। और इसकी जो इनोसेंट क्वेश्चंस हैं, फिलिंग हर विथ इनोसेंट क्वेश्चंस, जो कि जैसे छोटे छोटे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि पापा ये चाँद जो है रात में चमकता क्यों है, और ये सूरज हमारे पास क्यों नहीं आ जाता, ऐसे बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके छोटी मिनी भी पूरे घर को क्वेश्चन पूछ पूछ के भर देती थी। हर बाउंडलेस एनर्जी एंड क्यूरोसिटी ऑफन डिस्ट्रैक्ट हर फादर फ्रॉम हिज राइटिंग, और उसकी जो क्यूरोसिटी है, उत्सुकता है हर चीज़ को लेके, वो उसके पिता को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती थी अपना लेखन का कार्य करने में, जो कि वो राइटर थे तो दिन भर अपनी कहानियाँ लिखते रहते थे। वन डे अ टाल इम्पोजिंग फिगर विद अ टर्बन, एक दिन एक टॉल यानी लंबा, इम्पोजिंग फिगर मतलब अच्छा खट्टी कट्टी बॉडी का आदमी, विद अ टर्बन सर पे पगड़ी बांधे हुए, एंड अ लार्ज बैग स्लंग ओवर हिज शोल्डर एंटर्स देयर लेन। एक दिन उनकी गली में एक लंबा चौड़ा सा आदमी, एक जो सिर पे पगड़े बांधे हुए है और एक लार्ज बैग, बड़ा सा बैग अपने कंधे पर लटकाए हुए उनकी गली में आता है। दिस इज काबुली वाला, अ पेडलर हु सेल्स ड्राई फ्रूट्स। और कौन है ये? काबुली वाला है। काबुली वाला यानी जो लोग काबुल से आते हैं, काबुल के रहने वाले हैं, उनको बुलाया जाता है। एक पेडलर है मतलब कुछ बेचता है। क्या बेचता है? ड्राई फ्रूट्स बेचता है। Initially, Minnie is frightened by his appearance, associating him with the giant her mother warns her about. और उनकी मदर जो कहानियाँ सुनाया करती थी मिनी को, बड़े बड़े राक्षसों की, बड़े बड़े जायंट्स की, उसको देखकर मिनी को, काबुली वाले को देखकर उसी जायंट की याद आती है, इसलिए वो सबसे पहले डर जाती है काबुली वाले से। ठीक है। However, Minnie's fear soon gives way to fascination, लेकिन कुछ दिनों बाद मिनी का जो डर है वो गायब हो जाता है, और काबुली वाला with his gentle demeanor and warm smile engages her in playful banter। और काबुली वाला अपना जेंटल व्यवहार के कारण बड़े ही प्यार से उससे हंस के मिनी से बातचीत करने लगता है, और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के क्या बन जाते हैं? फ्रेंड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? फ्रेंड बन जाते हैं। He offers her raisins and almonds and the two develop an unlikely friendship। वो कभी कभी उसको बीच में रेजिन्स और आलमंड्स, बादाम दे दिया करता था, और जो है दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है, बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। देयर इंट्रैक्शन बिकम अ रेगुलर फीचर ऑफ मिनीज डेज। मिनी लगभग मतलब हर दिन ही उन दोनों का इंट्रैक्शन, मिलना जुलना होने लगता है। ही एंटरटेन्स हर विद स्टोरीज ऑफ हिज होमलैंड। वो अपने होमलैंड की, अपने घर की कहानियां मिनी को सुनाया करता था, और बड़े प्यार से मिनी सुना करती थी। अफगानिस्तान पेंटिंग विविड पिक्चर्स ऑफ माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स। अफगानिस्तान के बारे में बताना, बड़े बड़े माउंटेन्स के और डेजर्ट्स की कहानियाँ बताना, और उसकी तस्वीरें मिनी के दिमाग में बहुत ही विविड मतलब बहुत ही क्लियर बनती थी। इतने अच्छे से काबुली वाला स्टोरियों को एक्सप्लेन करता था कि मिनी बहुत ही सुंदर तरीके से उन कहानियों को इमेजिन कर लेती थी। मिनी इन टर्न शेयर्स हर इनोसेंट वर्ल्ड विथ हिम, हर चाइल्डिश प्रैटल एंड क्वेश्चंस प्रोवाइडिंग अ सेंस ऑफ सोलास टू द लोनली पेडलर। अब देखिए, मिनी अपने वही बच्चों के बेतुके सवाल पूछा करती थी, लेकिन जो काबुली वाला था उसके अकेलेपन में, उसके लोनलीपन में उसको एक खुशी देने का काम करती थी। सोलैस मतलब दुख से खुशी की ओर जाना। तो ये जो कहानियां हैं, ये किसी भी प्रकार से काबुली वाले को खुशी दिया करती थी। मिनी के क्वेश्चन जो थे वो काबुली वाले को खुश कर दिया करते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Their bond is characterized by simple acts of kindness and understanding। उन दोनों का बॉन्ड जो है वो बड़े ही काइंड और बड़े ही अंडरस्टैंडिंग तरीके से चल रहा था। ठीक है। काबुली वालाज रफ एक्सटीरियर कंसील्स अ टेंडर हार्ट। काबुली वाले का भले ही बाहर से शरीर जो है बहुत ही रफ था, बहुत ही हट्टा कट्टा था, लेकिन अंदर उसने एक बड़ा ही मुलायम और बड़ा ही प्यारा दिल छुपा रखा था। एंड ही फाइंड्स इन मिनी अ रिफ्लेक्शन ऑफ हिज ओन डॉटर। और मिनी में उसको अपनी खुद की बेटी का चित्र दिखता था, रिफ्लेक्शन दिखता था। ठीक है, याद रखना है आपको। whom he has left behind in his distant land, जिसको वो अपने गांव में, अपने घर में यानी कि काबुल में छोड़कर आया था। He carries a small handprint of his daughter which he occasionally shows to Minnie।
और कभी कभी मिनी को अपनी बच्ची के ऐसे छोटे से एक पेपर में अपनी बच्ची के हैंड प्रिंट, 4 उंगली के और 5 उंगली के ऐसे हैंड प्रिंट वो लेकर के घूमता रहता था, ठीक है। और मिनी को कभी कभी ओकेजनली कभी कभी दिखा दिया करता था। रिवीलिंग हिज डीप लॉन्गिंग एंड पैटर्नल लव, मिनी इन हर इनोसेंट वे रेसिप्रोकेट्स हिज अफेक्शन, फाइंडिंग इन हिम अ पेशेंट एंड केयरिंग फ्रेंड। और मिनी बड़े प्यार से उसको देखती थी और दोनों की बड़ी ही घनिष्ठता, फ्रेंडशिप चलती जा रही थी। एक दिन क्या हुआ, काबुली वाला इज अरेस्टेड फॉर स्टैबिंग अ मैन हु ओन्ड हिज मनी। एक बार क्या होता है कि काबुली वाला को अरेस्ट कर लिया जाता है जिसने उसका क्या लिया था, पैसा लिया था। मिनी हु हैज ग्रोन अकस्टम्ड टू हिज डेली विजिट्स इज बिविल्डर्ड बाय हिज सडन एब्सेंस। तो मिनी परेशान हो जाती है कि आज काबुली वाला क्यों नहीं आया, आखिर उसका तो टाइम हो चला था। टाइम passes and Minnie gradually forgets her old friend, becoming absorbed in her own। समय बीतता जाता है और धीरे धीरे मिनी काबुली वाले को भूल जाती है, क्योंकि कुछ दिन उसको याद करती है कि आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, लेकिन नहीं आता। क्योंकि छोटी बच्ची है तो छोटी बच्चियों को भूलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो वो भूल जाती है। Her father meanwhile witnessed the changing landscape of his daughter's life as she grows older and prepares for her wedding। और एक दिन टाइम आता है उसकी बच्ची की शादी का। उनके पिताजी देखते हैं कि धीरे धीरे उनकी बेटी कैसे बड़ी होती है और एक दिन उसकी शादी का टाइम आ जाता है। यस लेटर ऑन द डे ऑफ मिनीज वेडिंग, सालों बाद मिनी की शादी वाले दिन काबुली वाला रिटर्न्स, काबुली वाला आता है कई सालों बाद। ही इज नो लॉन्गर द रॉबस्ट चीयरफुल मैन मिनी रिमेंबर्स। अब वो आदमी नहीं रह गया था जो मिनी को याद था, जो बहुत ही हंस खुशी मिजाज करने वाला, खेलने कूदने वाला इंसान था। अब चूंकि देखिए वो कई साल जेल में रहकर आया था, क्योंकि उसने एक आदमी ने उससे कुछ पैसा उधार में लिया हुआ था और वो उसको नहीं दे रहा था। तो दोनों में क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है और वो उसको, काबुली वाला उसको चाकू मार देता है, स्टैप कर देता है और उसी के कारण उसको जेल हो जाती है। तो जब जेल काट के आता है तो सबसे पहले कहाँ आता है, मिनी के पास आता है। देखिए क्या है कि दूर देश में है, उसको यहाँ पर उसके लिए अब उसकी बच्ची मिनी ही है। तो वो मिनी से बहुत प्यार करने लगा था, बहुत मानता था, उसको अपनी बच्ची की तरह मानता था। तो जेल से छूटने के बाद सबसे पहले किससे मिलने आता है, मिनी से मिलने आता है, ठीक है। ही इज थिन, हिज हेयर हैज turned grey and his face is erased with his hardship of prison's life। उसका पूरा हुलिया ही बदल चुका था, बाल ग्रे हो चुके थे, फेस जो है एकदम मुरझा चुका था। और जेल से आने के बाद आदमी कैसा ही दिखेगा, आप इमेजिन कर सकते हो एक आदमी जो जेल से निकला हो। He carries the same bag but it is now empty। वो सेम बैग लेकर आया था, लेकिन इस बार उस बैग में कुछ भी नहीं था। जिसमें वो जनरली ड्राई फ्रूट्स रखा करता था, वो बैग अब खाली था। Initially, Minnie fails to recognize him having matured into a young woman। अब देखिए बेसिकली होता क्या है कि मिनी इतने सालों में बड़ी हो चुकी है, तो वो उसको रिकॉग्नाइज करने में, पहचानने में इनकार कर देती है। वो नहीं पहचान पाती कि आखिर ये आदमी कौन है। Seeing her in her bridal attire, काबुली वाला's heart fills with a poignant mix of joy and sorrow। अब मिनी को एक ब्राइडल दुल्हन के अटायर में देखकर, दुल्हन के कपड़े में देखकर काबुली वाला का दिल भर जाता है। वो खुश भी है और दुखी भी है एट द सेम टाइम। खुश है कि मतलब अपनी बेटी को देख रहा है, और दुखी है इस सेंस में कि अब धीरे से इसकी शादी हो जाएगी और ये घर छोड़कर चली जाएगी। देखिए अब उसका घर भी नहीं है, लेकिन वो कितने प्यार से उस बच्ची को मानता है, आप समझ सकते हैं। He realizes that his own daughter too must have grown into a young woman, a fact he has missed due to his imprisonment। अब जेल जाने के बाद वो ये भूल चुका था कि अब उसकी बेटी भी बड़ी हो गई होगी, उसकी बेटी भी मिनी के जैसी हो गई होगी और उसकी भी शादी होने वाली होगी। तो ये बात वो मिस कर देता है। अभी भी वही छोटी बच्ची ही इमेजिन करता है, लेकिन जब मिनी को बड़ा होता देखता है तो उसको ध्यान आता है कि उसकी बेटी भी इसी प्रकार बड़ी हो चुकी होगी। The encounter deeply moves Minnie's father। He sees the profound love and longing in काबुलीवाला's eyes। जो मिनी के पिताजी थे, मिनी तो चूंकि बड़ी हो चुकी थी तो वो अब ज़्यादा क्या बोले, वो शर्मा रही थी ऐसे अनजाना आदमी से बात करने में। लेकिन काबुली वाला के आंख में जो मिनी के पिताजी थे, वो मिनी के लिए प्यार और केयर देखते हैं। एंड ही अंडरस्टैंड्स द पेन एंड ऑफ सेपरेशन एंड द पासेज ऑफ टाइम। और उनको समझ में आता है कि आदमी कितने दुख में है, कितने दर्द में है, कि कैसे ना ये अपनी बच्ची से मिल पाया, ना ही ये मिनी से मिल पाया।
He realizes that Kabuliwala's visit is not merely a chance encounter but a deeply significant moment, a reminder of the human connection that transcends cultural and geographical boundaries. उसको ये बात समझ में आ जाती है कि ये जो काबुली वाले का यहाँ आना है ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। उस बेचारे के जो भाव हैं वो सीधे निकल कर यहाँ पर आए हैं। Touched by Kabuliwala's plight, Minnie's father gives him some money, suggesting he return to his own daughter in the Afghanistan. अब जो मिनी के पिताजी हैं उनको ये बात एहसास होती है कि इस आदमी ने अपनी बेटी को इतने सालों से नहीं देखा है, तो वो उसको कुछ पैसा निकाल कर देते हैं जिससे वो अपने घर जा सके और अपनी बेटी से मिल सके। ठीक है, उसके जो जिसके कारण वो इतना दुखी है वो काम उसका पूरा हो सके और उसकी लाइफ में कुछ सुख आए। He understands that Kabuliwala's heart yearns for his family and he recognizes the importance of returning him with his loved ones. और वो ये चाहते हैं कि वो भी जाकर अपनी बेटी और अपनी फैमिली से मिलें, और क्योंकि कई सालों से वो मिले ही नहीं हैं तो रीयूनाइट हों और उनसे अपने परिवारजनों से मिल सकें। हालांकि उन पैसों से मिनी की शादी में शायद कुछ डेकोरेशन हो जाता, लेकिन उस पैसों के कारण मिनी की शादी में डेकोरेशन नहीं होता है, लेकिन उन पैसों के कारण काबुलीवाला की लाइफ में बहुत बड़ा डेकोरेशन आता है। तो उससे उनके पिता बहुत खुश होते हैं और उनको पता रहता है, वही एक आदमी है जिनको पता है कि मिनी का कैसा रिलेशन था बचपन में काबुलीवाला के साथ। तो वो सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा एक बहुत अच्छा काम हो जाएगा अगर मिनी की शादी वाले दिन मैं ऐसा कुछ करूं तो वो कुछ पैसे जो कि मिनी के कुछ शादी में अरेंजमेंट्स के लिए रखे थे वो पैसे निकाल कर काबुलीवाला को दे देते हैं कि भाई तू जा इस पैसे को लेकर और अपनी बच्ची से मिल। He decides to cut short the wedding celebration, realizing that the joy of father reuniting with his daughter outweighs the social conventions of the day. बोलते हैं कि ये सब सजावट साज सज्जा तो सामाजिक चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन एक पिता का एक बेटी से मिलना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कुछ पैसे जो कि शादी के अरेंजमेंट्स में के थे निकाल कर वो काबुलीवाला को दे देते हैं। द स्टोरी कंक्लूड्स, स्टोरी ख़त्म होती है विद काबुलीवाला's departure, leaving behind a profound sense of melancholy and understanding. स्टोरी ख़त्म होती है काबुलीवाला के वहाँ से जाने के बाद, और जो कि पीछे एक बहुत ही मेलनकली कुछ यादें छोड़कर चला जाता है, एक समझ छोड़कर चला जाता है। टैगोर मास्टरफुली पोर्ट्रेस द यूनिवर्सल थीम्स ऑफ लव, लॉन्गिंग एंड द पैसेज ऑफ टाइम। इस कहानी में जो टैगोर जी ने इतने प्यारे तरीके से क्या दिखाया है, प्यार दिखाया है, लॉन्गिंग दिखाया है, एक दूसरे के साथ संबंध, एंड पासेज ऑफ टाइम, बीतता हुआ समय दिखाया है कि टाइम कैसे बीत जाता है और चीज़ें बदल जाती हैं। ठीक है, He highlights the power of human connection, showing how empathy and compassion can bridge cultural divides. वो दिखाते हैं कि किस प्रकार से, अब चूंकि आप समझो कि काबुलीवाला मुस्लिम था, लेकिन कैसे एक फादर ने उसको मिलवाने के लिए उसकी बेटी से अपनी शादी के कुछ पैसे निकाल कर दे दिए, तो कैसे जो एक रिलेशन है, एम्पैथी है, वो कैसे एक व्यक्ति को इतना ज़्यादा बदलाव कर सकती है। तो ये बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, The story is a testament to enduring nature of love, particularly the bond between the parent and child. It reminds us that beneath the surface of cultural differences and societal roles, we all are connected by our shared human experiences. चाहे कि कितने भी हम सभी के बीच में डिफरेंसेस हों, लेकिन हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं और इसमें कोई भी अंतर नहीं है। सबका रेड ब्लड है और सभी की बॉडी एक जैसी है, सभी के पास 2 आँख 2 कान 2 नाक हैं, हर आदमी एक जैसा है। हम कितने भी अलग दिखें, लेकिन हमारे जो ह्यूमन इमोशंस हैं, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस हैं, वो हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं और सभी को एक जैसा बनाते हैं। काबुलीवाला इज़ अ स्टोरी दैट रेजोनेट्स विद द रीडर्स ऑफ ऑल एजेस, प्रॉम्प्टिंग रिफ्लेक्शन ऑन द ट्रांजिएंट नेचर ऑफ लाइफ एंड द एंड्यूरिंग पावर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। काबुलीवाला आप ये समझो कि एक छोटे बच्चे से लेकर के एक बड़े बूढ़े आदमी तक ये स्टोरी जुड़ती है। ठीक है, हर आदमी को कनेक्ट कर सकती है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े आदमी तक। यही इस कहानी की खासियत है, और इसमें जो इमोशंस को इतने अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि हर आदमी उन भावनाओं को समझकर अंडरस्टैंड कर सकता है कि कैसे इमोशंस शेयर की जाती हैं। इट इज़ अ टाइमलेस टेल दैट सेलिब्रेट्स द ब्यूटी ऑफ अनएक्सपेक्टेड फ्रेंडशिप एंड द प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑफ सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस। ये स्टोरी सदियों तक याद रखी जाएगी, और इसमें कुछ एक ऐसी दोस्ती दिखाई गई है और ऐसा काइंडनेस दिखाया गया है जिसको हम कभी भी नहीं भूल सकते। ठीक है,
The story is a powerful reminder of the shared humanity that binds us all regardless of our backgrounds or circumstances. हर आदमी इस स्टोरी से जुड़ता है और इसको समझने की कोशिश करेगा, चाहे वो किसी भी धर्म, रिलीजन, किसी भी अंतर से आता हो। मतलब कोई पिछड़ा आदमी हो, कोई कितना भी अच्छा पढ़ा लिखा हो, हर आदमी, अनपढ़ आदमी इस कहानी से जुड़ सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस मतलब शॉर्ट स्टोरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि पहले कभी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी ले सकें। ठीक है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी मैंने कुछ यूनिट्स के जो है यूनिट 19 का RK नारायण का जो स्टोरी है वो पढ़ा रखी है, तो आप उसको देख सकते हैं। उसके क्वेश्चंस भी मैंने कुछ डाले हुए हैं, अभी और डालूंगा, तो देखते रहिए और जो है अपनी तैयारी को बना कर रखिए। अगर आप MP टेट ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही जल्दी एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो तैयारी करते रहिए। और इन चैप्टर्स को इग्नोर मत करिए, खास करके रविंद्रनाथ टैगोर को इग्नोर आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो इनको तैयार करिए ताकि तब तक के लिए थैंक यू।